नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच सट्टेबाजी वाली महादेव बैटिंग ऐप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और उस केस की ईडी जांच में सीएम भूपेश बघेल का भी नाम अब सामने आ रहा है। और उसके बाद से ही विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार सत्ताधारी कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में अब सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम बघेल ने कहा, जांच करिए, किसने मना किया है? अगर आरोप लगाना है तो मैं भी लगा देता हूं। सीएम बघेल ने आगे ये भी कहा कि भारतीय सर्वर पर प्ले स्टोर में नहीं है, इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी संचालित हो रहा है। ऑनलाइन बैटिंग बंद होनी चाहिए। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए हैं। 17 तारीख तक ऐसे ही कहानी आती रहेगी। कभी कोई नाम आएगा, कभी कुछ आएगा। भाजपा हार रही है। कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय और पिछले समय 15 सीट भी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिणी प्रत्याशी प्रदीप साहू के पक्ष में आज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और गरीब झुग्गीवासियों के नेता अधिवक्ता भगवानू नायक ने छत्तीसगढ़ नगर, संतोषी नगर, संजय नगर, टिकारा पारा में डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और प्रदीप साहू के पक्ष में वोट देकर जिताने की अपील भी की गई। इस दौरान प्रदीप साहू का घर घर में तिलक एवं आरती लगाकर स्वागत किया गया और लोगों ने विजयश्री होने का आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर भगवानू नायक ने कहा कि प्रदीप साहू युवाओं की बुलंद आवाज हैं, जनता के हितों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने और जनहित के लिए जेल जाने और लाठी खाने से पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय बदलाव का है, ये समय दक्षिण की जनता को मुक्ति दिलाने का है। प्रदीप साहू एक जन नेता हैं जो जनता के लिए समर्पित हैं। जेसीसी के दक्षिण प्रत्याशी प्रदीप साहू ने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, मैं दक्षिण का बेटा हूं, दक्षिण में जन्मा हूं, अंतिम सांस तक दक्षिण की जनता का सेवा करता रहूंगा और दक्षिण के विकास का एक नया अध्याय लिखूंगा और दक्षिण को छत्तीसगढ़ में मॉडल के रूप में पेश करूंगा। इस अवसर पर सामाजिक युवा नेता मनसून निहाल ने कहा कि प्रदीप साहू के विधायक बनने से ही दक्षिण का कायाकल्प होगा और दक्षिण समस्या मुक्त होगा। जेसीसी नेता राजीव नायक ने कहा कि ये समय युवाओं का है, युवाओं को आगे बढ़ाने का है, इसीलिए दक्षिण से युवा विधायक बनाकर नेता नहीं सेवक चुने। इधर भूपेश जी, अब स्पष्ट हो गया है कि आपके पास अधिकार होने के बाद भी आप क्यों महादेव ऐप बंद करने के अनुशंसा नहीं कर रहे थे। जैसा महादेव ऐप संचालकों ने बताया, ये सारा गोरख धंधा मुख्यमंत्री जी आपके संरक्षण में चल रहा था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने ईडी के अनुरोध पर युवाओं के भविष्य को देखते हुए महादेव ऐप पर बैन लगाया। छत्तीसगढ़ को लगातार लूटने वाली ये कांग्रेस समझ ले कि अब उनकी चला चली की बेला है और भाजपा की सरकार आते ही सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके अंदर उसने साफ बताया है कि किस प्रकार से उसके लोगों को अरेस्ट किया जाता था, किस प्रकार से विनोद वर्मा उनको बातचीत करके बुलाता था, फिर वो उनके मुख्यमंत्री जी के या मुख्यमंत्री के बेटे से मिलवाते थे, किस प्रकार से एक एसपी उसमें इन्वॉल्व होता था और वो समय समय पर अपनी रकम बढ़ा लेते थे, अपनी मांगे बढ़ा लेते थे और इसी को हफ्ता वसूली कहते हैं। तो हफ्ता वसूली के मास्टर आप 2 साल से बैन नहीं कर रहे थे, यही कारण है। तो केंद्र पे आप जो ठोप रहे थे वो सरासर गलत था और ये कल भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति से भी साफ हो गया जो राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया है।
इधर शिवसेना समर्थित प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र शिवसेना के प्रदेश सचिव एवं गाड़ा समाज के समाज सेवक निर्दलीय उम्मीदवार संजय नाग ने अपने विधानसभा क्षेत्र WRS कॉलोनी में जनता के बीच जाकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बिजली, पानी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जाना तथा दोनों पार्टियों के तीखे हमले करते हुए कहा गया कि दोनों पार्टियों ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया। शिवसेना के निर्दलीय उम्मीदवार संजय नाग ने कहा कि एक बार गरीब के बेटे को आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि मैं सभी जनता को सेवा का अवसर दे सकूं और सभी वर्गों के हित में आवाज बुलंद कर सकूं। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का अभाव के कारण जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं राजधानी शराब, गांजा सट्टा का अड्डा बन गया है तथा इसी के कारण समाज में अनेक अपराधी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया है। शिवसेना समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार संजय नाग ने कहा कि दोनों पार्टियों को नकार कर एक बार सेवा का अवसर गरीब के बेटे को प्रदान करें। धन बल पर चुनाव लड़ने वाले को जनता नकारे, क्योंकि जो ज्यादा धन बल खर्च करते हैं वो ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी पार्टियों को नकार कर तीसरे विकल्प के रूप में समाज के सभी को सुख दुख के साथ ही संजय नाग को आशीर्वाद उत्तर विधानसभा की जनता दे। जो उत्तर विधानसभा में सबसे पहली बात जो बस्तियां हैं, 80 बस्तियां हैं। 80 बस्तियों में सबसे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी वो पूरा नहीं हो पाया, 5 साल की कांग्रेस की सरकार में भी पूरा नहीं हो पाया। वो सब मूलभूत सुविधाओं के लिए हम और हमारी पार्टी लगातार जन आंदोलन वर्षों से 15-20 वर्षों से करते आ रही है। अगर हम यहाँ चुनकर आते हैं तो वो सबसे पहली जो मूलभूत समस्या है उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के और अन्य समाज के लोग इसी बस्तियों में रहते हैं, जिसमें पानी का, नाली का, सफाई का जो बहुत ही विकराल रूप है, उस पर विशेष हम ध्यान देंगे। 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है, तो आप इनको कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, ये तो आपको बताना चाहूँगा, इस बार पैसे से पसीने की लड़ाई है। उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पसीना है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बहोरीबंद विधानसभा में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा के उम्मीदवार शंकर महतो के समर्थन में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखा दे दिया है। बीजेपी 18 साल में एक भी सड़क नहीं बना पाई और जिसमें हवाई जहाज उतर सके। कांग्रेस के लोगों ने हमें भी बहुत घुमाया, लेकिन जो समर्थन दिखाई दे रहा है इस बार पता नहीं कैसा चक्कर काटेंगे इस बार कांग्रेस पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग। यहाँ से समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव चिन्ह जीतने जा रहा है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी कौन है। अब खबर झारखंड से, कांग्रेस के कई जिला अध्यक्षों ने मंत्रियों के संगठन के साथ समन्वय और जिले के पदाधिकारियों के साथ संवादहीनता को लेकर सवाल उठाए हैं। जिला अध्यक्षों का कहना था कि सरकार में पार्टी के 4 मंत्री हैं और इन मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, लेकिन सरकार और संगठन के बीच तालमेल का अभाव है। कई मंत्री जिलों का दौरा नहीं करते हैं। मंत्रियों को 6-6 जिलों का प्रभार मिला है, लेकिन जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ संवाद नहीं होता है। सरकार के जनहित की बातें जमीनी स्तर तक नहीं जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर ने प्रदेश के जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। उन लोगों ने प्रदेश में संगठन के कामकाज की रिपोर्ट ली। प्रखंड, मंडल और पंचायत स्तर पर कमेटी गठन को लेकर जानकारी ली गई। जिला अध्यक्षों ने कहा कि जिलों में मंत्रियों की नियमित बैठक हो। जिला अध्यक्षों का प्रस्ताव था कि जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा होनी चाहिए। मंत्री कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्या सुने। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का कहना था कि वो सरकार के मंत्रियों से संबंध में बातचीत करेंगे। मंत्रियों के साथ जिला अध्यक्ष की बैठक होगी और इसके साथ ही संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा में पाया गया कि गढ़वा, कोडरमा और साहिबगंज सहित कई जिलों में संगठन का काम संतोषजनक नहीं है। जिला अध्यक्षों ने मंत्रियों के संगठन संग समन्वय पर सवाल उठाए। ठाकुर ने सांगठनिक काम तेजी से करने के भी निर्देश दिए। ठीक है, सरकार है, सरकार को जांच करनी है तो इस पर भी तो मांग करना चाहिए इसमें। इसलिए इन लोगों का आरोप यह है कि सियाली बिल्ली खंभा नोचे।
समझे। और इसको पहले दूसरों को उंगली उठाने के पहले वो अपने तरफ देखना चाहिए कि उनके तरफ भी 3 उंगली उनके पास भी है, उनको भी समझना। वही तो वो कह रहे हैं ना कि इसे सीबीआई जांच की आप लोग अनुशंसा करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार है, उनके कहने से होगा क्या? सरकार अपने तरीके से चलाती है ना, है वो विपक्ष में है, विपक्ष की तरह रोल करे, विपक्ष की तरह रोल करे। उनका राजनीतिक झारखंड के लोग अच्छी तरह से समझता है। अब नाक रगड़ के रह जाए, भारतीय जनता पार्टी दोबारा यहाँ शासन में आने वाली। बोकारो जिले के ललपनिया में लुगु पहाड़ में प्रस्तावित डीवीसी के द्वारा 1500 मेगावाट हाइडल पावर प्रोजेक्ट के विरोध में देश भर से आए आदिवासी समाज के लोगों ने डीवीसी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस जनाक्रोश महाजुटान में आदिवासी पुरुष, महिला और बच्चे पारंपरिक परिधान में हाथ में पारंपरिक हथियार लेकर पहुंचे थे। ललपनिया फुटबॉल मैदान में आदिवासियों का महाजुटान हुआ, जहां एक स्वर से सभी ने इस प्रस्तावित हाइडल पावर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द निरस्त करने की मांग केंद्र सरकार और डीवीसी से की है। और इस महाजुटान कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासियों ने केंद्र और राज्य सरकार से ये मांग करते हुए कहा कि दोनों ही सरकार लुगु पहाड़ को आदिवासियों के धरोहर के रूप में नोटिफिकेशन निकालने का काम करें। आदिवासियों ने कहा कि विश्व भर के आदिवासियों की इस पहाड़ में स्थित लुगु बाबा पर सबसे बड़ी आस्था है, क्योंकि लुगु बाबा आदिवासियों के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। ऐसे में अगर यहाँ हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो आदिवासियों के धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक के पुजारी हैं और प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे झारखंड और बाहर से भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम से भी यहाँ संथाल समाज के प्रतिनिधि पहुँचे हैं और आज महाजुटन करके ये संदेश सरकार को देना चाहते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। ये जो लुगु पहाड़ है, लुगु पहाड़ हमारा आदिवासियों का आदिकाल से धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यहाँ पर हम लोग किसी प्रकार का योजना परियोजना यहाँ उतरने नहीं देंगे और एक धार्मिक आस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार उचित पहल करे, हमारा आस्था का सम्मान करे और अविलंब इस लुगु पहाड़ से हाइडल प्रोजेक्ट को वापस करे, निरस्त करे और लुगु पहाड़ को आदिवासियों संथाल समाज के नाम धार्मिक आस्था के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में गजट नोटिफिकेशन कर स्थापित करे। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इस सरकार में पूरे राज्य में सिस्टम धराशाही हो गया है, संवैधानिक मशीनरी भी ध्वस्त हो गई है, जेल से सरकार चल रही है, जेल में बंद सत्ता के दलाल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि सत्ता के शीर्ष को ऑपरेट करने वाले जेल में बंद दलालों के खिलाफ जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों, गैंगस्टर्स का सहयोग लिए जाने का षड्यंत्र हो रहा है। ये बहुत ही विचलित और चिंतित करने वाली घटना है। ऐसे भी हेमंत सरकार का फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसाने का लंबा रिकॉर्ड रहा है। प्रतुल ने यह भी कहा कि जेल के अधिकारियों पर यह संगीन आरोप लगा है कि उन्होंने कैदियों द्वारा दलालों के खिलाफ शिकायत करने वाले पत्रों को दबा दिया। जांच के दायरे में इसे भी लाया जाए। सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग उठाई गई है। ये कभी ना भूलो ना हो, यदि ऐसा कोई घटना कभी कोई केंद्रीय एजेंसी जो भ्रष्टाचार की जांच कर रही हो उसको नक्सलियों से टारगेट करवाने की मांग करेंगे, सोच रखेंगे, गैंगस्टरों से टारगेट करवाने की सोच रखेंगे। और खबरें तो यहाँ तक आई कि एक महिला को ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फर्जी मुकदमे में ईडी के अफसरों को फंसाया जाए, ताकि ये जो जांच है, ये जो अंजाम तक पहुंचने वाली है, ये ढीली पड़े। लेकिन ये भूल जाते हैं ये मोदी जी का लिबर्टिया है, यहाँ करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस तरह की फर्जी मुकदमों से कोई कभी नहीं डरने वाला मोदी जी की इंडिया में। लेकिन ये कभी आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ कि जब करप्शन की जांच कर रहे एजेंसी के अफसरों को आप टारगेट करवाएंगे, उनके ऊपर बड़ा हमला की साजिश रचेंगे, उनको एक महिला के द्वारा गलत आरोप लगवाने की आप सोच रखते होंगे। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय मामला है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। ये ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण को देखते हुए ऑड इवन वाहन प्रणाली 13 से 20 नवंबर तक एक सप्ताह के लिए लागू रहेगी और उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा
समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके आगे का निर्णय लिया जाएगा। ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां जिनके लास्ट में ये नंबर है वही चलेंगी। इवन वाले दिन जिन गाड़ियों के नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर हैं वो गाड़ियां चलेंगी। दरअसल बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 100 गुना ज्यादा जहरीली हो गई है। गंभीर होते हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया है और उसके तहत सभी तरह के निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी गई है। सभी सरकारी निजी कार्यालयों में 50% कर्मियों के लिए घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूल 14 नवंबर तक बंद कर दिए हैं। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली की हवा आज भी गंभीर स्थिति में है। मोती बाग का 488, पतपड़गंज का 471 और आरके पुरम का AQI 466 दर्ज किया गया है। तो अगर ये हवा की स्पीड 10 से 12 पहुंचती है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदूषण के स्तर जो यहाँ पर एक जमाव बना हुआ है उसमें थोड़ा बिखराव जो है वो हो सकता है। और उसी तरह से 8 तारीख को भी जो स्पीड है वो 8 से 10 किलोमीटर के दिखा रहे हैं। तो 7 और 8 का जो अगला 2 दिन है उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हवा की स्पीड बढ़ेगी और हवा की स्पीड अगर बढ़ती है तो ऐसी उम्मीद है कि प्रदूषण का जो स्तर है, जो एक जमाव बन गया है, ठहराव है, उसमें शायद थोड़ा बिखराव दिखे। अभी नहीं, अभी डायरेक्शन जितने लिए गए वो बता दें। नहीं, उन ट्रांसपोर्ट की टीमों को आज की मीटिंग में डायरेक्शन दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो टीमें हैं उनको फील्ड में रखा जाए, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिबंध है वो ज्यादा से व्हीकल पे है, तो उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि और फील्ड में जो टीमों को बढ़ाया जाए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरनगर में एक जनसभा के दौरान बिहार की महागठबंधन सरकार पर जाति सर्वेक्षण में मुस्लिमों और यादवों की संख्या को बढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। उनके इस आरोप पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह झूठ और भ्रम फैलाने की बजाय बताएं कि अगर बिहार के जातीय सर्वे के आंकड़े गलत हैं तो केंद्र सरकार पूरे देश और सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराकर अपने आंकड़े जारी क्यों नहीं करती। वो तो सबके सामने है, तो इसे बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमानित। हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है? ये ना बताइए बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे, कौन से बेस पे बोल रहे हैं? सब बकवास। और आपको भी पता है अगर बढ़वाना होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो कुर्मी समाज का और नहीं बढ़ा दिया जाता? काहे नहीं बढ़वा दिया अपना मुख्यमंत्री जी पे? ये कोई लॉजिक है क्या? हकबका गए हैं लोग, हकबक में है। बोलना क्या था अमित शाह को, बोल क्या दिए? वो आ रहे हैं हम ही को फायदा पहुंचाने। धन्य हो अमित शाह जी, बार बार आते रहे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट के सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा कि समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा। पीडीए की ही ताकत है जो भाजपा को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। पिछड़े दलित आदिवासी ही इस देश को भाजपा से बचा सकते हैं। पहले दिन से समाजवादियों के सिद्धांत के बारे में जाना होगा तो समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। आपने अगर हमारी पहले दिन से, इसीलिए मैंने कहा, अगर पहले दिन से आपने हमारी खबरों को और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत को समझा होगा, यही कहा है कि इंडिया की अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो हमारी पीडीए है। पिछड़े दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक मुसलमान भाई ही इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचा सकते हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह का पैसे की लेन-देन को लेकर वायरल हुए वीडियो ने मध्य प्रदेश के शासन में भूचाल मचा दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वायरल वीडियो के मामले पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बर्खास्त किए जाने और उनके बेटे देवेंद्र तोमर की गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं की जाती मध्य प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी न तो इस वीडियो की पुष्टि करती है और न ही खंडन करती है, लेकिन जिस तरह से इसमें खनन कारोबारियों से करोड़ों के लेन-देन की बात हो रही है उसकी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को तत्काल जांच करनी चाहिए। जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर घूस की मांग करते हुए प्रतीत होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इस मामले का संज्ञान लेकर वीडियो को देखना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि 100 करोड़ की 39 करोड़ की डीले हो रही है, कोई त्यागी नाम के खनन के लोगों की बात हो रही है, ये भी बात हो रही है कि कृष्ण मेनन के घर का एड्रेस प्रूफ चाहिए। सच ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी खनन के मंत्री भी रह चुके हैं और कृष्ण मेनन मार्ग पे अमित शाह जी के ठीक सामने वाले पड़ोसी भी हैं। तो असलियत यह है कि इन सब मामलों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को सांप क्यों सूंघ गया है। एक आरोप बड़ा है सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति पर, रसूख वाले व्यक्ति हैं, बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं। जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे या उनका त्यागपत्र नहीं होगा, इस मामले की कार्रवाई और इस मामले की जांच कैसे होगी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर को। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और देवेंद्र तोमर क्योंकि बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार जरूर किया जाना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भ्रष्टाचार का झुंझुना प्रधानमंत्री जी बजाते रहते हैं और उनकी नाक के नीचे ये कार्रवाई हो रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के, अन्य मंत्रियों के कहां तक तार जुड़े हुए हैं, कहां तक साठगांठ है, इसका मामला सामने आना जरूरी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले राजस्थान को पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये बदल गया है। आज राजस्थान में एम्स, आईआईटी, आईआईएम और अन्य विश्वविद्यालय हैं। जब मैं पहली बार सीएम बना तो केवल 6 विश्वविद्यालय थे और अब 100 से ज्यादा कॉलेज हैं। राज्य की जनता राजस्थान में सरकार दोहराने के मूड में है। अशोक गहलोत ने नामांकन से पहले अपनी बहन विमला देवी से आशीर्वाद लिया है। वो अपनी बहन का आशीर्वाद लेने के लिए गहलोत लालसागर स्थित आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी बहन से विजयी होने का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि गहलोत प्रत्येक चुनाव के नामांकन से पहले बहन से आशीर्वाद लेते हैं। बीमा करवाएंगे, 15 लाख तक का मुआवजा मिल पाएगा किसानों को, ये भी हमने प्रयास किया। बाकी आप जानते हो कि स्कीमों की कमी नहीं है, चाहे युवा हो, किसानों का अलग ब्लड बिल हमने किया है, आप सबको मालूम है। इस प्रकार से आने वाले वक्त में आप सबके आशीर्वाद से अगर सरकार रिपीट होगी, गारंटी पूरी होगी, इसमें जो दी हमने आपको वो इसमें और मजबूत होगी। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं बुढ़ापे के अंदर, बुजुर्गों को दे रहे हैं पेंशन, विधवाओं को दे रहे हैं, निःसज्जनों को, दिव्यांगों को, अपंगों को दे रहे हैं। 1000 मिनिमम कर दी है और आगे गारंटी देती है, आगे अपना बढ़ती जाएगी, 15 हर साल बढ़ती जाएगी। मतलब 1000 से 1500, 1500, 2000 आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के फैसले हमने किए सोशल सिक्योरिटी लेकर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये तो चुनाव है। इधर राजस्थान के दौसा में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 24 लोग घायल हो गए और जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद डीएम सहित सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि हादसा नेशनल हाईवे 21 पर हुआ है। यहां एक सवारी बस पुलिया की रेलिंग तोड़ती हुई नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी और जिससे ट्रेनों का आवागमन भी बंद हो गया है। दौसा के डीएम कमर चौधरी के मुताबिक ये पूरी घटना करीब रात के 2:15 बजे के आसपास घटित हुई है और हरिद्वार से जयपुर की तरफ जा रही एक सवारी की जो बस थी वो अनियंत्रित होकर लोहे की रेलिंग तोड़ती हुई पुलिया के नीचे गिर गई। पुलिया से बस रेलवे ट्रैक पर गिरने की सूचना जैसे ही मिली, जिले में हड़कंप मचा और मौके के लिए पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां रवाना हो गईं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।